हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। मेरा नाम पीयू है और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। और मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है वैसे, लेकिन मेरा ये क्लास बनाने का मोटिव सबसे पहले तो यही था कि जब भी मैं जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करती थी तो सबसे पहले मैं यही देखती थी कि मुझे नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, हमें अपने नोट्स लेंदी नहीं बनाना है, काफ़ी छोटे फॉर्म में होना चाहिए ताकि हम रिवीजन करें तो हमें क्विक रिवीजन दे पाएँ, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम टाइम पे कि हम इतनी मोटी मोटी बुक्स को रिकॉल कर पाए और हम उसे उन्हें पढ़ पाए सही से। तो मेरा एक क्लास बनाने का मोटिव यही है कि कम से कम आपको एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड हो जाए। जैसे कि मैंने खुद ने भी काफ़ी मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर वगैरह नहीं हूँ। और मैं आपको लगेगा मैं अब बोलने में भी काफ़ी हिचकिचाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं कि प्रोफेशनल हूँ। मेरे को मैं मिनिमम 1 साल हुआ है प्रिपरेशन करते हुए, और अभी लास्ट टाइम मैंने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी थी जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करी थी कि नोट्स जो होते हैं ना वो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था कि नोट्स कैसे बनाएं, मुझे नोट्स मिल जाए, नोट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं कि मैं अपने नोट्स बनाऊँ। तो मैंने स्टार्टिंग में जब अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे तो मैं आपको बता रही हूँ सच में कि मैंने 4-5 जो मेरी मोटी मोटी कॉपी होती है ना, वो पूरी पूरी भर के मेरे एक सब्जेक्ट के नोट्स हो जाते थे। मेरे बुक से ज़्यादा नहीं, मेरे नोट्स हो जाते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें खुद को समझ नहीं आता है कि हमें क्या नोट डाउन करना है और क्या नोट डाउन नहीं करना है। तो हम हमें जो भी चीज़ लगता है तो हम सोचते हैं हाँ ये भी आईएमपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेते, ये भी नोट कर लेते, भी नोट कर लेते। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती होगी, मैं ही नहीं हूँ, सबके साथ मुझे लगता है कि सभी इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। तो मेरा आज का ये वीडियो अभी ये वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि मैं आपको बता सकूँ। जैसे कि मेरे 1 साल हो गया तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इस चीज़ का कि मैं अब मैं समझने लगी कि मुझे क्या क्या नोट करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अब मुझे याद रहने लगी। जैसे आपको बुक्स तो पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपका नोट्स से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अपने नोट्स बताऊंगी, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फिर भी आपको बुक्स पढ़ना है, बुक्स आप रीडिंग लगाना है, बुक्स आपको 2 या 3 बार तो रीडिंग कर बुक का तो रीडिंग लगानी है। उसके बाद अब ये जब आपके एग्ज़ाम टाइम पे जब आपके पास समय नहीं बचेगा तो उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए कि हाँ मुझे ये रिकॉल है, मुझे ये याद है, मुझे याद है, उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप कभी भी अपना एक रिवीजन लगा सकते हो, कभी बैठ के रिवीजन लगा सकते हो। हाँ मुझे बुक पढ़ने में बहुत लेंदी लग रही है, मुझसे बुक से नहीं हो रहा है, तो मैं अपने नोट्स निकाल लेता हूँ और रिवीजन कर लेता हूँ। और ये चीज़ें आपको काफ़ी मेरे हिसाब मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। और ऐसा ही नहीं कि आज ही क्लास बना, मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ का नोट्स प्रोवाइड करूँगी। मैं जितने भी नोट्स प्रिपेयर कर मेरे पास मैंने जितने भी नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं सारे नोट्स आपको एक एक प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। आप चाहे तो पूरे नोट्स बना सकते हो एज इट इज़, और अगर आप एज इट इज़ नहीं बनाना चाहे तो भी आपको अगर 10% भी अगर मेरे नोट्स से हेल्प होगी ना, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करूँ। और ऐसा भी नहीं है, और मेरा इसमें मेरा भी प्रॉफ़िट है, ऐसा नहीं है कि आपका ही प्रॉफ़िट है। मेरा ये प्रॉफ़िट है कि जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे नोट्स में गलती, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे बताना है कि यहाँ पे मेरे नोट्स में मैंने गलती करी है, यहाँ मेरे नोट्स में मैंने गलती करी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं भी अपने नोट्स को मॉडिफाई कर पाऊँ, ठीक है। और प्लस मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी तो वो बोलते हैं ना कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें हमें अच्छे से रिकॉल हो जाती है, हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाती है वो चीज़ें। तो इस चीज़ से मेरे को भी बेनिफिट है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वो मुझे चीज़ काफ़ी लंबे समय से याद रहेगी, ठीक है। और मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप सब अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर करें। जैसे मैंने अपने हाथों से लिख के बनाए ना, तो वैसे आप खुद भी अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं, क्योंकि हाथों से लिखे हुए नोट्स की जैसे आप प्रिंट करवा लोगे, प्रिंट निकलवा लोगे, वो नोट्स से रीडिंग लगाओगे, वो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, वो आप अच्छे से रिकॉल ही नहीं कर पाओगे उसको चीज़ को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स बनाएं। और ये PDF वगैरह, प्रिंट फाइल वगैरह तो आपको हर दूसरे तीसरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने भी इस चीज़ में काफ़ी गई थी मैं, और मैंने प्रिंटर भी परचेज़ किया था, लेकिन वो चीज़ें मुझे इतनी समझ में नहीं आई जैसा मैंने खुद के हाथों से बनाए नोट्स और खुद के हाथों से जो लिखा है ना, उसमें जो मुझे समझ में आया है ना, वो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। इससे आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी लंबे समय तक और बहुत अच्छे से आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएगी। तो मैं यही आशा करती हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत आपको अगर इस चीज़ से हेल्प होती है तो मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझूंगी। सो
अब ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो बात करते जाएंगे तो पता नहीं फिर बोलेंगे कि नहीं तो मतलब कितना लेंदी बात बोलते ही जा रहे मतलब नोट्स तो प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हैं कुछ नहीं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज अपने चैनल का भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट डे वीडियो डाल रही हूँ मैं। और मुझे पता है, आई होप मैं सोचती कि आपको पसंद आएगी ये चीज़ें, ठीक है। यही आशा करती हूँ मैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल होगी, बहुत अच्छे से पसंद आएगी। और तो प्लीज़, और मुझे भी आप सजेस्ट करते रहना। ऐसा नहीं है कि अपन केवल नोट्स ही प्रिपेयर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें जो यूपीएससी या फिर मतलब यूपीएससी एसपीएससी मतलब जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी बैंकिंग वगैरह, मतलब जहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग, तो हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूँगी, आप भी कमेंट में मुझे क्वेश्चन करके दिखाना था कि हम देख पाए और मतलब अपने क्वेश्चन अपने आंसर को मॉडिफाई कर पाए। जिसका मतलब अच्छा आंसर होगा तो सबको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। मेरा ऐसा मानना है सबको फ़ायदा होगा और मेरे को भी काफ़ी प्रॉफिट होगा इस चीज़ का, मेरे को भी काफ़ी लाभ होगा और आप लोगों को भी मुझे लगता है होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट मैंने इंडियन इकोनॉमी, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, तो मैंने इंडियन इकोनॉमी इसीलिए लिया है क्योंकि इकोनॉमी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करता है, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई किसी भी स्टेट की हो या फिर यूपीएससी हो या फिर बैंकिंग फील्ड की एग्ज़ाम हो, हर फील्ड मतलब हर जगह आपको इकोनॉमी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको मिलता ही है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं, ओके, ताकि एक पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ तो सभी आगे बढ़े और अच्छे से अपने मतलब आप मेरा कुछ नहीं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको नोट्स पर मतलब आप सब अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। तो एक पॉजिटिव थॉट में मतलब मैं खुद बोलना चाहती हूँ, जिसका मैंने खुद के रूम में एक पूरा ही वो लगा रखा है, उसका बोर्ड लगा रखा है मैंने। तो वो पॉजिटिव थॉट मैं आपको बताना चाहूँगी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि कोई दूसरा करता है तो वो भी एक इंसान है, मेरा मानना वो भी इंसान है, उसके पास भी उतना ही माइंड है, भगवान ने सबको उतना ही माइंड दिया है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है। आई नो सबकी लाइफ में अलग अलग टेंशन्स होती, प्रॉब्लम्स होती है, मेरी लाइफ में भी है, मेरा ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है सबकी लाइफ में होती है, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई दूसरी टेंशन आ जाती है। मेरे 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 ऊपर भी मतलब मेरे साथ भी होता है ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है किसी के साथ, मेरे साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो मुझे लगता है सबके साथ होता होगा ऐसा। हर छोटी छोटी टेंशन, तो आपको अभी थोड़े टाइम के लिए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखना है और मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जैसे मैंने बहुत किया था। हाँ, जब मैं प्रिपरेशन नहीं करती थी, जब मैं मतलब ऐसे ही थी ना, मतलब खाली बैठी रहती तो मैं हर छोटी छोटी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचती थी और अपने मतलब मेरा हेडेक हो जाता था, इतना ज़्यादा सोचती थी मैं, मतलब वो चीज़ इतनी होती ही नहीं थी जितनी बड़ा मैं उसको सोच ही लेती थी। तो जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैं आपको गारंटी देती हूँ, मतलब गारंटी देती हूँ कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना तो और कोई चेंज नहीं है, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, चाहे आपकी जॉब लगे या ना लगे, लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और इस मेरे नोट्स वगैरह से आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो मैं सच में बहुत ग्रेटफुल रहूँगी। एंड ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी इकोनॉमी के नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन हमें आज तक हमें से कोई पूछेगा तो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं पता हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स अलग होता है और इकोनॉमी अलग होता है, और हमें हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है, नहीं कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना। शास्त्र में तो वो सारे सिद्धांत वगैरह होते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे चलना आना पड़ता है, और व्यवस्था जो होती है ना वो हमारी पूरी व्यवस्था, जैसे हमारी गवर्नमेंट को जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स लेती है, कैसे टैक्स लेती है, कैसे इकट्ठा करती है, मतलब जो जीडीपी कैसे मेंटेन होती है हमारे देश की, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमें इकोनॉमी पढ़ना है, ना कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं तो उसके सिलेबस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना ही चाहिए। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसका सिलेबस आपके रूम में लगा हुआ ही रहेगा, जैसे मेरे रूम में भी लगा हुआ है सिलेबस। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी का सिलेबस लिखना ही होगा। इंडियन इकोनॉमी जो है ना हमारे भारतीय, और हमें जो है ना इकोनॉमी भी कौन सी पढ़नी है? भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। हमें दूसरे देशों की इकोनॉमी से उससे कोई हमें इतना मतलब नहीं है। हमें हमारे देश की एग्ज़ाम देनी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी, तो हमारी भारतीय इकोनॉमी ही पढ़नी है, ओके। और आप किसी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपनी स्टेट की इकोनॉमी का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
और तो अगर वो होगा तो वो भी हम लाएंगे। आप बता देना कौन से स्टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर बन पड़ेगा, अगर वो मेरी स्टेट के लेवल में आ रहा होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी उस पर क्लास, ठीक है। नहीं तो आप जैसे आप इंडियन इकोनॉमी तो कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आप स्टेट की करो तो स्पेसिफिक उस स्टेट की आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन पढ़ रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया हमें इकोनॉमी, हमारे सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स मत बोलना प्लीज़, वो अर्थशास्त्र होता है और हमारे सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमी है। आप मतलब ऐसे ही किसी और से भी पूछ लेना, अगर कोई आपके पड़ोस में प्रिपरेशन कर रहा है कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट इकोनॉमी पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स, तो इसमें मतलब किसी को पता नहीं होता है, जैसे पढ़ भी लेते हैं ना पूरा, तो किसी को पता नहीं होता है कि भाई इसको इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो हमें मेन रूप से कितने 10 टॉपिक पढ़ना है। ये 10 टॉपिक है ना, ये 10 टॉपिक हमें कवर करना है। इन 10 टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस केवल ये इतने से बड़े बड़े टॉपिक और इसमें हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इनके अंदर भी सब टॉपिक्स है जो आपको दिख ही रहे होंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लेना कि प्रमुख बुनियादी अवधारणा है, मतलब कि इसमें हम देखेंगे जो नॉर्मल जो शब्द होते हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग और वित्तीय बाजार, जिसमें कि हमारे जितने भी बैंक कब से स्टार्ट हुए थे, क्या हुआ, इंडियन सबसे पहला भारतीय बैंक कौन सा था, और जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सब, वो सारी चीज़ें। और तीसरा बजट और राजकोषीय नीति, जो बजट पेश करते हैं हमारी जो वित्त मंत्री है, वो सारी राजकोषीय नीति वगैरह हम देखेंगे। चौथे में अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ, कि जो हमारी इकोनॉमी है ना उसके अंतर्गत क्या क्या हमें क्या क्या मतलब चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो अब 5वें में हम क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कितने क्षेत्र की, क्या क्षेत्र की, ये सारी चीज़ें देखेंगे। 6ठे में हम नेशनल इनकम देखेंगे, राष्ट्रीय आय देखेंगे हम कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, ये सारी चीज़ें। 7वें में अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्र, कुछ नए क्षेत्र भी डेवलप हुए हैं अभी, जैसे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से तो आप जानते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान जाएंगे, इतना टेंशन मत लीजिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तो मतलब जैसे प्राथमिक कृषि वाला होता है, द्वितीयक हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक होता है, तृतीयक जो सेवा क्षेत्र होता है जिसमें मानव सीधी इंक्लूड होता है। लेकिन ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तो वही है। और जो अभी नए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी डेवलप हुए, मतलब चौथा और पाँचवा क्षेत्रक भी आया है, ठीक है। और प्रमुख वैश्विक संस्थाएं भी देखेंगे हम, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस से बाहर, मतलब बच्चे शोर करे, आई एम सॉरी। प्रमुख वैश्विक संस्थाएं भी देखेंगे, जैसे कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक है, IMF है वगैरह, तो ये सारी चीज़ देखेंगे हम। देखेंगे भुगतान संतुलन भी देखेंगे हम, ठीक है। भुगतान संतुलन भी देखेंगे हम, जैसे कि हमारा जो जितना कर आता है उतना ही हमारा फिर राजस्व प्राप्ति और भुगतान, मतलब कितनी प्राप्ति कर रहे हैं हम टैक्स, और कितना ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें भुगतान संतुलन में हम देखेंगे। और 10वें में विविध, मतलब जो कुछ बचा होगा नॉर्मली विविध में, तो हम उसको शब्दावलियाँ होगी प्रमुख, तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रमुख बुनियादी अवधारणा। उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम कि अर्थशास्त्र क्या है आखिर और अर्थव्यवस्था क्या है। और सेकंड में अर्थव्यवस्था की क्षेत्र क्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना इसकी क्षेत्र क्या है, ठीक है। और फिर थर्ड चैप्टर अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति की अवधारणा क्या है, और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और सतत विकास। आर्थिक समृद्धि होती है जिसमें कि हम हमारी मतलब हम केवल इनकमली ग्रोथ, मतलब मात्रात्मक ग्रोथ करते हैं। आर्थिक विकास जिसमें थोड़ा गुणात्मक होता है, और सतत जो कि अभी चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। और नंबर सेकंड होता है हमारा बैंकिंग और वित्तीय बाजार। बैंकिंग और वित्तीय बाजार में मतलब ये है, ये सेकंड वाली जो यूनिट होती है ना काफ़ी बड़ी है, इसके सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लेसन है इसमें। मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का कॉन्सेप्ट समझेंगे, भारत में बैंकिंग प्रणाली समझेंगे, विकास बैंक और सरकारी बैंक समझेंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां समझेंगे, स्टॉक एक्सचेंज समझेंगे, भारत में मौद्रिक नीति क्या है, NPA और बेसल मानक क्या है, वित्तीय समावेशन, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, बैंकिंग से संबंधित शब्दावली, सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। और बजट और राजकोषीय नीति, बजट और राजकोषीय नीति में हम राजकोषीय नीति और उसके घटक समझेंगे कि जो गवर्नमेंट, जैसे हमें पता है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति 2 नीतियाँ होती है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो मौद्रिक नीति तो हमें पता है RBI, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं समझा दूँगी, ठीक है। RBI पेश करती है, और राजकोषीय नीति जो हमारी गवर्नमेंट की होती है, इसमें भारत में कर व्यवस्था क्या है, भारत में आर्थिक योजना क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे, ओके। और अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ देखेंगे, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और जो महंगाई बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मुद्रास्फीति मतलब कि जो है महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ना, ओके, ठीक है। और उसके बाद अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को भी बताया था मैंने, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बोलते हैं इनको, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है। और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम देखेंगे हम, राष्ट्रीय आय की संकल्पना कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ क्या क्या है, और राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है। तो मैं एक बार पूरा ही पेज आपको दिखा रही हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सको, अपने सिलेबस को लिख के अपना उसका सिलेबस को अपने एक रूम में लगा सको, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारी अगली यूनिट क्या है? अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्र क्या है? फिनटेक आ गया, निवेश के मॉडल क्या क्या है, नवीन शब्दावलियाँ है, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में नए क्षेत्र का है। ठीक है, और प्रमुख वैश्विक संस्थाएं जैसे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक, IMF बताया था मैंने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें हैं ना, हम इनके बारे में मतलब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके, क्योंकि यहाँ से भी हम उधार लेते हैं। बहुत सारे देश जो होते हैं ना, इस सारे जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार लिया जाता है, IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, इसे मतलब सभी चीज़ों से उधार लिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल है। ठीक है, और तो हमें ये सारी वैश्विक संस्थाओं के बारे में अच्छे से जानेंगे, कब ये बनी थी, कैसे विकास हुआ था, क्या हुआ था, इनसे हम कैसे उधार ले सकते हैं, किस चीज़ में हम इनसे उधार ले सकते हैं। ठीक है, अब होता है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, भुगतान संतुलन को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी ना। भुगतान संतुलन की मूलभूत संकल्पना क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार कितना है हमारे पास, भारत की विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार कैसे होता है, मतलब विदेशों से हमारा कितना व्यापार है, हमारे पास विदेशों की कौन कौन सी मुद्रा है, क्या क्या मुद्रा पड़ी है, और विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास कितना है, जो कि अभी स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा मतलब डॉलर को मान्यता है ना, तो देखेंगे हमारे पास कितने हैं। विविध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंख्या और जनसंख्या की लाभांश, जो हमारे देश की जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें जनसंख्या की लाभांश है उसको मतलब उनको कैसे विकास करना, मतलब उनको कैसे शिक्षित करना है, उनका लाभ हमें उठाना है। ये चीज़ में भारत काफ़ी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश है, तो जितना पॉपुलेशन है तो हम उस पॉपुलेशन को कैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हर एक को मतलब हर एक को शिक्षित करके, हर एक को किसी में कौशल का विकास करके, कोई शिक्षित नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ किसी में, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी न किसी में कोई ना कोई तो क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी को पहचान के अगर उस चीज़ को अगर हम विकसित करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी बेनिफिट रहेगी, तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा और कोई गरीब नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौशल का विकास करना, उसके अंतर्गत भारत में अर्थव्यवस्था की नई प्रवृत्ति क्या है, प्रमुख सरकारी योजनाएं क्या है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो उससे भी मैं आपको बता दूँगी, ताकि आप और इसमें ऐसा रहेगा करंट में मेरे को जितना पता है मैं वहाँ तक आपको बताऊँगी, उससे बात का आपको इसको जहाँ मुझे लगेगा कि आपको करेंसीज को मॉडिफाई करना है तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूँगी। ठीक है, तो ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सिलेबस का। ठीक है, ओके, तो आपने ले लिया होगा। तो ये हमने आज सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और सिलेबस का लिया है। ओके, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम कल से जैसे प्रमुख बुनियादी अवधारणा है, मैंने नोट्स बना रखे और काफ़ी छोटे नोट्स बना रखे, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बना रखे। और अगर मैंने नोट्स में कुछ मिलता है और मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप मुझे बता देना, ताकि मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और आपको भी अपने नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प होगी इस चीज़ से। बस यही आशा के साथ तब मैं एंड करती हूँ अपने वीडियो को। और स्पेशली एक क्लास हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को डेडिकेट है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।